नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अदानी मामले में ट्रांसपेरेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगा कमेटी। सरकार के सुझाए नामों पर किया खारिज। हिंडनबर्ग मामले में फैसला सुरक्षित। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव। रियलिटी, बैंकिंग, आईटी शेयरों में गिरावट। सेंसेक्स 317 और निफ्टी 92 अंक गिरा। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान, तो भड़की बीजेपी। कहा, भारत को बदनाम करने की हो रही है साजिश। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश सांसद ने बताया शर्मनाक पत्रकारिता। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से हाथापाई के मामले में पुलिस ने आरोपी सपना गिल को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी। सपना के वकील बोले नशे में थे पृथ्वी शॉ। स्टिंग में फंसने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने बीसीसीआई को भेजा इस्तीफा। सचिव जय शाह ने किया मंजूर। कर्मचारियों पर कॉस्ट कटिंग की मार। गूगल ने भारत में देर रात निकाले 450 से ज्यादा स्टाफ। ट्विटर ने मुंबई, दिल्ली ऑफिस पर लगाया ताला। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर कल से हो सकता है जीएसटी काउंसिल में फैसला। सीमेंट, मिलेट्स वाले प्रोडक्ट्स में दरें घटाने पर भी फैसला संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। खबरों की शुरुआत अदानी मामले से। दरअसल अदानी हिंडनबर्ग मामले में कमेटी बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से एक सील बंद लिफाफे में भेजे गए नामों को अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पारदर्शिता के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद कमेटी बनाएगा। इस पर डिटेल लेते हैं। असीम चंदा इस वक्त हमारे साथ है, उनसे। असीम, क्या क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, अदानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी और सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने अपना जवाब आज सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हम खुद ही कमेटी को सजेस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इन नामों को स्वीकार करते हैं तो ऐसा लगेगा कि सरकार ने ये खुद कमेटी बनाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दिए हुए प्रस्ताव को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, इसके लिए हम खुद कमेटी इसके लिए बनाएंगे और जो पूरे इस मामले की जांच करेगी कि जिस तरह से कि इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है या फिर जिस तरह से सारा मामला है, उसकी जांच अब एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी सुप्रीम कोर्ट बना सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुरक्षित रख लिया। जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला सुनाएगा, तब एक सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाने की मांग को हरी झंडी दे सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड रहा इस मामले पे, और इस मामले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। इस पूरे अदानी प्रकरण पर अपनी बात को रखा, सरकार से सवाल पूछे, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी सवाल का जवाब दिया नहीं गया। हम लोग चाहते हैं कि जैसे पूर्व में हुआ, इतने बड़े घोटाले की जांच एक जेपीसी के माध्यम से होनी चाहिए, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पहले भी निर्माण इनका हुआ है। अगर सरकार के पास कुछ छुपाने को नहीं है तो जेपीसी का गठन में वो क्यों पीछे हट रहे हैं? और इतना बड़ा यहाँ पर एक प्रश्न उठा है संस्थाओं के ऊपर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर, बैंकों के ऊपर, रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर, उसके बावजूद भी सरकार इससे पीछे हट रही है। ये समझ से परे है, और मुझे लगता है कि देश में जो आर्थिक व्यवस्था बनी है, हमारी जो साख है, उसको ठेस ना पहुंचे, इसके लिए एक निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। अब बात जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक की, जो कल होने वाली है। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग पर जीओएम की रिपोर्ट पर फैसला होने की संभावना है। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा, मिलेट्स प्रोडक्ट, शुगर केन, राब और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जैसे इंडस्ट्री पर जीएसटी दरों पर फैसला किया जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास, क्या कुछ हो सकता है कल के जीएसटी काउंसिल की बैठक में?
काउंसिल की जो 49वीं बैठक होने जा रही है उसमें कोई बहुत बड़े फैसले की फिलहाल उम्मीद नहीं की जा रही, क्योंकि जितने भी विवादित मुद्दे थे या जिस पर चर्चा हो रही थी, खासतौर से अगर बात करें सीमेंट के दरों में कटौती को लेकर या फिर ऑनलाइन गेमिंग पर जो 28% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव था, ये तमाम मुद्दे इस बार जीएसटी काउंसिल के एजेंडे में नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर कुछ राज्य चेयरमैन को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो जाए, लेकिन फैसले की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा जीएसटी जो सीमेंट पर कटौती की बात हो रही थी, उस पर भी हो सकता है कि फिटमेंट कमेटी को मैटर रेफर किया जाए और अगली जीएसटी काउंसिल में इस पर फिटमेंट कमेटी प्रपोजल बनाकर लाए, तब कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इसके अलावा कई सारे और भी इशू हैं, खासतौर से ऐसी इंडस्ट्री जहां पर टैक्स चोरी की ज़्यादा संभावना है, खासतौर से पान मसाला गुटखा जैसी इंडस्ट्री है, वहाँ पर टैक्सेशन के जो सिस्टम है उसमें बदलाव किया जा सकता है, कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन पर लागू करने पर विचार किया जा सकता है और जो टैक्स चोरी रोकने के लिए कुछ सख्त मेजर्स भी सुझाए जा सकते हैं। इस पर जीओएम की रिपोर्ट बनाई गई थी और उसी जीओएम की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। एक और महत्वपूर्ण एजेंडा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर भी जो जीओएम की रिपोर्ट आई है और उस पर चर्चा होगी और हो सकता है कि इस पर फैसला हो जाए। इसके अलावा कुछ और आइटम हैं जिनकी दरों में कटौती करने की बात है, खासतौर से मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उस पर दरों में कटौती हो सकती है, 18% से घटाकर 0% या 5% किया जा सकता है। इसके अलावा जो शुगर केन राब है उस पर भी जीएसटी की दरों में कटौती की जाएगी। और एक जो और एजेंडा है, जो एमयूवी पर जो सेस लगाने का मुद्दा है एसयूवी के तर्ज पर, वो मामला फिलहाल टलता हुआ दिख रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और एक बार फिर बात अदानी मामले की, जिसमें अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरस के बयान पर केंद्र सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। 92 साल के जॉर्ज सोरस ने अदानी मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए। सोरस ने कहा कि अदानी और मोदी करीबी सहयोगी हैं और दोनों के भविष्य जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अदानी मामले पर खामोश हैं, लेकिन उन्हें विदेशी ताकतों, निवेशकों और संसद को जवाब देना पड़ेगा। अदानी मामले के चलते मोदी कमजोर होंगे, भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वापसी होगी। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. तो वहीं जॉर्ज सोरोस के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। ईरानी ने कहा कि एक ऐसे समय में जब भारत की इकोनॉमी मजबूत होकर उभरी है, जॉर्ज सोरोस भारतीय लोकतंत्र की अस्थिर उसको करना चाहते हैं। हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर राजनीतिक पार्टी हो, उसको इसका जवाब देना ही चाहिए। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें। और अब बात बीबीसी विवाद की। बीबीसी के खिलाफ इनकम टैक्स के सर्वे और डॉक्यूमेंट्री बैन की चर्चाओं के बीच ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी पर तगड़ा हमला किया है। बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है और इसे रिलीज नहीं होना चाहिए था। बॉब ने इसे ओछी पत्रकारिता करार दिया और कहा कि बीबीसी ब्रिटिश सरकार के विचारों का प्रतिनिधि नहीं है। The so-called documentary, which was more of a propaganda video, if you like, in a two-part series, was an absolutely disgraceful piece of shoddy journalism with an attack on Narendra Modi, both in his time as Chief Minister of Gujarat and then in his time as Prime Minister.
completely full of innuendo and slurs. It should never have been broadcast by the BBC. और अब बात बाजार की करेंगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज बिकवाली रही। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज दबाव देखा गया। सेंसेक्स 317 अंक गिरकर 61,003 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 92 अंक गिरकर 17,944 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट रियलिटी, बैंकिंग, आईटी शेयरों में रही। आइए मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन बताइए, सबसे पहले तो आज के हाईलाइट्स क्या क्या रहे बाजार के? तो आज अगर हम देखें तो बाजार जो है शुरुआती तरीके से ही थोड़ा बहुत मंदी की चपेट में था। इनफैक्ट ग्लोबली जो महंगाई के आंकड़े आए हैं कहीं ना कहीं उसको लेके बाजार में चिंता है, निवेशकों में चिंता है। ग्लोबली भी आज क्यूज थोड़े वीक थे। आज हमने सरकारी बैंक्स, फार्मा, आईटी शेयरों में भी दबाव आता हुआ देखा। ये टॉप लूजिंग सेक्टर्स में से थे। केवल एक ही निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स जो है हरे निशान में जाके बंद हुआ। और मिड एंड स्मॉल कैप इंडिसेस की भी बात करें तो आधे से 1% तक यहाँ भी आपको कमजोरी देखने को मिली। तो आज ओवरऑल बेसिस पे अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी और शायद इसीलिए बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:1 था। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का भी हाल समझाइए हमें। सेक्टर्स में कहां पर किस तरीके का एक्शन रहा? जी, सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें, गेनिंग साइड पे आपको सीमेंट शेयर्स में आज खरीदारी दिखेगी। और अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो लगभग 2% की तेजी के साथ यहाँ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। सिमिलर गेन्स आपने L&T, BPCL और एशियन पेंट्स के शेयरों में देखे। फ्लिप साइड पे अगर आप चीज़ों को ले जाए, निफ्टी के लूजर्स में सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेंगे अदानी इंटरप्राइज, जो 4% की वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ मिली। इंडसइंड बैंक, नेस्ले, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और दूसरे शेयर्स थे जहाँ बिकवाली का माहौल था। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ आपको अदानी विल्मार अपर सर्किट पे दिखेगा, लगभग 5% की यहाँ सर्किट थी। GSPL, शैफलर इंडिया और प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसे स्टॉक्स में खरीदारी का मूड माहौल था। लूजिंग एंड पे मैक्रोटेक डेवलपर्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस, GIC जो कि सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ भी आपको बिकवाली के फ्लोज आते हुए नजर पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। और अब अमेरिका की ग्रोथ अच्छी है, ऐसा कहना है डायमेंशंस कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव का। उन्होंने कहा कि US समेत दुनिया भर में IT के लिए अच्छे अवसर हैं और अगले 1 दशक तक IT कंपनियों में अच्छी मांग का अनुमान है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, ग्रोथ रेट अभी भी नीचे नहीं आया वहां पे। और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जब खुलेगा आईटी के लिए तो इनकी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ेगी इस कंपनी के लिए। तो एक सबसे बड़ी इशू आता है हर कंपनी, डिमांड कैसी रहेगी। तो इन कंपनियों का ये देख लीजिए कि अगले दशक तक इनकी एक डिमांड रनवे बहुत बढ़िया इंटैक्ट है और ये एक्सपैंड होगा यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, बहुत जगह अभी तो बाकी है आईटी का एक्सप्लोजन होना, तो वो तो होगा। उसके अलावा दूसरा ये है कि रुपी डॉलर, अब देखिए आप फॉरवर्ड कवर लेंगे तो आप 84, 84.5 रुपए पे आपका अगले साल का पैसा आएगा। तो 2 साल पहले इनको 74 रुपए मिलते थे, अब इनको मिलेंगे 84 रुपए, 85 रुपया। उसके हिसाब से देखेंगे 10 रुपए का मुनाफा 74 पे इनकी बॉटम लाइन पे वैसे ही आ जाएगा। तो प्लस तीसरी बात, एट्रिशन कम हो गया है, अनसर्टेनिटी हो गई इतनी सारी ई कॉमर्स कंपनी में, तो जो एट्रिशन था वो कम हो गया। तो अब उनकी पावर ऑफ गिविंग लेस वेज इंक्रीजेस वो बढ़ गई है रिलेटेड टू एम्प्लॉय। सबसे बड़ी कॉस्ट एम्प्लॉय की है, अगर वो कंट्रोल हो जाती है तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा। तो वहीं डायमेंशंस कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव का कहना है कि रियलिटी शेयरों में पैसा बनाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पैसे बनाने के लिए रियलिटी को प्रोडक्ट देने वाले कंपनियों में निवेश करें। आपने रियल एस्टेट लेना है तो रियल एस्टेट लीजिए, रियल एस्टेट कंपनी मत लीजिए, बिकॉज रियल एस्टेट कंपनी के चलाने वालों ने आज तक कभी भी इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से वही जायज है आज भी। दूसरी बात यह है कि वही बात है मार्केट की, अगर आप इस बाजार में आके रियल एस्टेट खरीद रहे हैं तो आपकी उम्मीद क्या है मैं नहीं जानता हूं, बट यहां से शायद लेने वाले को नुकसान ही होगा, बहुत मुश्किल है फायदा कमाना। तो एक्चुअल यूजर को तो मकान लेना ही पड़ेगा, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं इन प्राइसेस पे तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा गलत डिसीजन शायद कोई भी नहीं होगा कि ऐसे एलिवेटेड प्राइसेस पे लीजिए। शेयर्स में भी वही इशू है, आप बहुत एलिवेटेड प्राइस पे लेंगे तो उसको आपको दुख झेलना पड़ेगा। रियल एस्टेट भी आज लेंगे तो दुख झेलना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात यह है जो कंपनियां जो रियल एस्टेट की प्रोडक्ट जो बनाती जाती हैं, केबल्स हैं जैसे आपने बताया, पॉलीकैब वगैरह कंपनियां हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है बिकॉज डिमांड अच्छी है तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके अंदर में निवेश करें। शायद जो रियल एस्टेट में प्रोडक्ट जाता है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा, ना कि जो रियल एस्टेट कंपनियां इटसेल्फ है। और क्या बाजार में अभी और करेक्शन बाकी है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के हाथापाई मामले की अब बात करेंगे, जो मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल की आज कोर्ट में पेशी होनी है। इस बीच सपना गिल के वकील ने पृथ्वी शॉ के नशे में होने का दावा किया है। दरअसल ये पूरा मामला सेल्फी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। आरोप है कि सपना गिल ने पहले पृथ्वी शॉ से सेल्फी की मांग की और जब पृथ्वी ने इसे मना किया तो मामला काफी बढ़ गया। नौबत यहां हाथापाई तक आ गई। और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने भारतीय टीम और खिलाड़ियों से जुड़े कई खुलासे किए थे। इसके बाद वो लगातार विवादों में बने हुए थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता का पद छोड़ दिया। तो वहीं बीसीसीआई सचिव जय शाह ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उन्हें 7 जनवरी 2023 को दूसरी बार भारतीय टीम की चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इसके लगभग 1 महीने बाद ही उन्हें अपने पद से आज इस्तीफा देना पड़ा। क्या पेट छोटा करने वाली सर्जरी एक दुबले पतले आदमी का डायबिटीज कंट्रोल कर सकती है? इस पर देश के डॉक्टरों के बीच बहस छिड़ी हुई है। आखिर क्या है डायबिटीज में सर्जरी का फंडा? जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और अब बात कॉस्ट कटिंग की। दरअसल कॉस्ट कटिंग के तहत ट्विटर ने भारत में अपने 3 में से 2 ऑफिसेस को बंद कर दिया है। इसमें ट्विटर का दिल्ली और मुंबई ऑफिस शामिल है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया है। अब सिर्फ ट्विटर के बेंगलुरु ऑफिस में ही लोग ऑफिस में काम करते रहेंगे। ट्विटर में पिछले साल भारत के ऑफिस से करीब 90% एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया था और अब अपने दिल्ली और मुंबई के ऑफिस को उसने बंद कर दिया। दूसरी तरफ इसी कॉस्ट कटिंग की वजह से गूगल ने भी लगातार एम्प्लॉयज निकालने का दौर जारी है। गूगल ने देर रात भारत के अलग अलग विभागों से 450 से 480 कर्मचारियों की अब तक छंटनी कर दी है। स्टाफ को देर रात मेल के जरिए उन्हें नौकरी से निकाले जाने की खबर यानी कि जानकारी दी गई। सुंदर पिचई ने हालांकि खुद इस पूरे फैसले की जिम्मेदारी ली है। गर्मियों की छुट्टी में विदेश घूमने की प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। इस बार सफर से लेकर होटल तक सब कुछ महंगा होने वाला है। क्या है इसकी वजह? जानने के लिए देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। इस बार गर्मी की छुट्टी में विदेश जाना है तो जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इस बार हवाई किराए से लेकर होटल के पैकेज तक महंगे हो चुके हैं। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो चुका है। एटीएफ के दाम बढ़ चुके हैं। इस साल फॉरेन टूर 20 से 30% तक महंगा होगा। यही नहीं, इस बार होटलों ने भी फ्री बीज और फ्री मील जैसी सुविधाएं बंद कर दी हैं। महंगा 25 से 30% तक अपने गिन सकते हैं। इतना महंगा रहेगा बिकॉज फेयर्स बढ़े हुए हैं, बिकॉज ऑफ द जो अपना फ्यूल बढ़ा है उसके हिसाब से, प्लस डॉलर का जो रेट बढ़ा है लगभग 8 रुपये जितना लास्ट ईयर से ये साल में बढ़ा हुआ है। उसकी वजह से पैकेजेस महंगे हुए हैं। 2019 में 60-70 हज़ार रुपये की थी, आज वो 2 लाख 1.5 लाख रुपए की है। तो इसलिए इस बार की समर वेकेशंस बहुत ज़्यादा महंगी होने लगी हैं। और इससे ऊपर जो हमें मार पड़ी है वो TCS की पड़ी है, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो वो 5% होता था, 20% हो गया पैकेजेस में। हवाई किराया, ब्रेकफास्ट, डिनर के साथ 3 स्टार होटल में 4 रात और 5 दिन का यूरोप का पैकेज पिछले साल 1,70,000 का पड़ता था, जो इस साल बढ़कर करीब 2 लाख का हो गया है। इसी तरह अमेरिका का पैकेज 6.5 लाख से बढ़कर 7.5 लाख का, दुबई का पैकेज 80,000 से बढ़कर 1 लाख का हो जाएगा। अब बढ़े हुए दाम देखकर लोग अपना डेस्टिनेशन चेंज कर रहे हैं या तो घूमने के दिनों में कटौती कर रहे हैं। ये समर वेकेशन में मैं प्लान कर रहा था यूरोप का, क्योंकि समर में यूरोप में ठंडी भी ज़्यादा अच्छी होती है और कूल वेदर होता है। मगर इस बार कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यूरोप की, तो मैं कुछ अलग डेस्टिनेशन का फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बजट में यूरोप सेट नहीं हो रहा है। तो या मैं सिंगापुर जाऊँगा या वियतनाम जाऊँगा या ऐसा कुछ देख रहा हूँ अभी। कोविड से पहले करीब 2.5 करोड़ लोग विदेश गए थे, जिनमें से आधे टूरिस्ट थे। अब ये संख्या डबल होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन महंगाई इसमें खलल डाल सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।